दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है विश्वास बैच, और इस बैच में हम वो सारी खास बातें करने वाले हैं जिसके थ्रू अगर आप बिगिनर हैं या एवरेज हैं तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बैच में हम लाइव क्लासेस के साथ जो बोर्ड वाली पीडीएफ होगी वो भी आपको मिलेगी, और टीचर के द्वारा लिखे गए आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि एक दिन में जितनी क्लासेज होंगी, जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, उसके हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में भी दिए जाते हैं, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और इतनी सारी चीजें विश्वास बैच की आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा होगा मात्र 699 रुपए में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए और अपने विश्वास बैच को चुनिए, और बिना किसी कूपन कोड के आप इसको सिर्फ 699 रुपए में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप जितना लेट कर रहे होंगे, क्लासेस का बर्डन उतना ही बढ़ता जाएगा और आप उतना ही पीछे होते जाएंगे। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए सभी लोग जोरदार तरीके से अपने इस प्यारे, अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। और सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आज से आपकी ये प्यारी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, पहचान सीरीज, क्या आपने इसके लिए एक नई कॉपी ले ली है? एक नया नोट्स बनाना आज से आप शुरू करेंगे, यस या नो? क्योंकि नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। नियमित रूप से आपको क्लास करनी है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाएं, ट्रिक्स दिए जाएं, शॉर्ट नोट्स दिए जाएं, वो आपको अपने नोट्स में लिखते चलना है, क्लास के साथ में या क्लास के बाद में, जैसे भी आपको बेहतर लगे। चाहे बाद में पीडीएफ से लिखिए या क्लास के साथ लिखिए, ठीक है? कोशिश करिए कि क्लास के साथ लिखिए, ठीक है भैया? भोला, धीरज, गुड़िया रानी, विकास, संजू, रोहित, अनुराधा, कविता, बहुत बढ़िया, मृदुला, रूपेश, राधेश, बहुत बहुत स्वागत है भाई। अंजलि, मोस्ट वेलकम भाई। सुधीर, चलिए तो लेकर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। और आज के सेशन में जो 4 टॉपिक उठाए हैं वो है पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता और महाजनपद काल, ठीक है ना? तो भैया आपका स्टोन एज, ठीक है, वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड महाजनपदास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताने का प्रयास करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे कैसा पूछा जाएगा। क्या बात है भैया, क्लास शुरू हुई नहीं कि लाइक का आंकड़ा 700 पार। बहुत अच्छे, शानदार, आभार। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप साथियों हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंतर्गत आप 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें से एक को आप क्या कहते हैं? एक को साथियों आप कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या कहते हैं भैया? प्रागैतिहासिक या पाषाण काल कहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है हमने, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल कहते हैं। दूसरे को आप क्या कहते हैं साथियों? दूसरे को आप कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरे को साथियों क्या कहते हैं? तीसरे को आप ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल साथियों कहते हैं, ठीक है भी। अच्छा, अब इसमें है क्या कि जैसे ये तीनों चीजें हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं? ये स्टोन एज है साथियों। स्टोन एज का मतलब इस काल का मानव स्टोन से बने हुए, पत्थरों से बने हुए हथियारों का, औजारों का इस्तेमाल करता था। इसे साथियों क्या कहते हैं? इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इस काल का मानव ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करता था, जो इसने तांबा और टिन मिक्स करके बनाया था। और ये साथियों आयरन एज है, मतलब इस काल के मानव के द्वारा लोहे के, आयरन के बने हुए हथियारों का, औजारों का इस्तेमाल किया गया। अब आगे चलकर आप देखते हैं साथियों कि भैया है क्या कि इस काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक है क्या? पूरा पाषाण काल। क्या है भैया? पूरा पाषाण काल। दूसरा साथियों क्या है? मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है साथियों? तीसरा है नव पाषाण काल, ठीक है ना? तीसरा है नव पाषाण काल। ये चैप्टर पेड बैच में, विश्वास बैच में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना? तो देखिएगा क्या है, तो ये साथियों आपका क्या है?
ये है साथियों पैलियोलिथिक एरा। क्या है? ये पैलियोलिथिक है। ये साथियों क्या है? ये मीजोलिथिक है। और इसी प्रकार से ये क्या है? ये साथियों नियोलिथिक है। अब इसमें एक बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो ये कि भैया इंसान की बेसिक जरूरत क्या है? इंसान की साथियों बेसिक जरूरत है ना, भोजन। तो इस काल का मानव क्या था? हंटर था। हंटिंग करके क्या करता था? हंटिंग करके पशुओं को, जानवरों को मारकर उसका मांस खाता था। इस काल का मानव जो है इसने पशुपालन करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब शुरू की। और इस काल के मानव ने कृषि करनी शुरू करी। ठीक बात है। तो ये बेसिक बातें ध्यान देनी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, क्या है भैया? ताम्रपाषाण काल साथियों। अब जो ताम्रपाषाण काल है ये किसके बाद आया? ये साथियों नवपाषाण काल के बाद आया, मतलब नियोलिथिक एरा के बाद आया, नवपाषाण के बाद आया साथियों। और जो नवपाषाण के बाद ये आया है तो कब की बात है ये तकरीबन साथियों 5000 बीसी की बात है। कब की बात है दोस्त? 5000 बीसी की बात है। और ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या हो गया? ताम्रपाषाण का मतलब इस काल के मानव ने तांबा, किसका इस्तेमाल? तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया। तांबा मतलब कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस प्रकार से आप कहते हैं क्या कि मानव द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु यही थी। फर्स्ट यूज्ड मेटल बाय ह्यूमंस, ठीक है ना, फर्स्ट यूज्ड मेटल बाय ह्यूमंस, ठीक है ना। तो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी थी? इंसानों के द्वारा, मानव के द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी थी? कॉपर थी साथियों। वो भी कितने साल पहले, कब इस्तेमाल की गई थी? 5000 ईसा पूर्व, 5000 बीसी। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इंसानों ने, मानव ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया था। और कॉपर का इस्तेमाल कब किया था? 5000 ईसा पूर्व, जो कि नवपाषाण काल के तुरंत बाद का टाइम है, ताम्रपाषाण काल, या है ना कह सकते हैं कॉपर स्टोन एज। ठीक है ना। अच्छा, अब इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि साथियों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था कि यही तांबा उठाया और इसी तांबे में क्या मिलाया? इसी तांबे में साथियों क्या मिला दिया? टिन मिला दिया। और इससे क्या बना दिया? कांसा बना दिया साथियों। क्या बना दिया? कांसा बना दिया। और इस प्रकार से ये कैसी सभ्यता हो गई? कांस्य युगीन अर्थात ब्रॉन्ज एज की सभ्यता हो गई। ठीक बात है ना, पक्का याद रहेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए, ठीक है, और एकदम पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़कर आगे लेकर चलना है। ठीक है ना, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेकर चलना है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। तैयार, दमदार, धमाकेदार। तो इसका भी आंसर बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताएंगे भैया, और बिल्कुल नोट करते चलेंगे। भीमबेटका के बारे में बात हो रही साथियों। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि इसके खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता साथियों कौन है? वीएस वाकड़कर का पूरा नाम क्या है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी साथियों? विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने साथियों इसकी खोज की थी। ठीक है ना, वाकड़कर। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए कि ये साथियों कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और रायसेन में भी कहां पर साथियों? अब्दुल्लागंज नाम की स्थान है। कौन सा भैया? अब्दुल्लागंज नाम का साथियों स्थान है। और याद रखें कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साथियों प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राचीनतम शैल चित्रों। शैल चित्र का मतलब हो जाता है क्या? है ना, स्टोन पेंटिंग। ठीक है, क्या हो जाता है? स्टोन पेंटिंग साथियों। तो स्टोन पर जो है ना पेंटिंग है उसके लिए साथियों प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये साथियों 2003 में, कब भैया? 2003 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पक्का याद रहेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब हो गया विश्व विरासत स्थल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। कहां पर स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बहुत अच्छे, आइए ये बताइएगा जरा। जी हाँ, और साथियों भीमबेटका को मध्य पाषाणकालीन या पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। ठीक है, चलिए बताइए भाई क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? और इसको आप बिल्कुल बता लेंगे। अभी देखिए, ये जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखिए इसमें क्या क्या था, ये देखिएगा यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल जो था या पाषाण काल जो था या स्टोन एज जो था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है ना। तो वही चीज साथियों यहां पर पूछ रहा है, ठीक है, वही चीज यहां पर पूछ रहा है। देखिए पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर साथियों यही होने वाला है ए, ठीक है ना, जो पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक, चलिए बिल्कुल 1000वें लाइक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जरा सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कर देंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में साथियों, इसमें से कौन सा पंजाब में था? देखिए कोट दीजिए साथियों, कहां पर? ये सिंध में स्थित था, सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में साथियों। बनावली साथियों कहां पर? हरियाणा में स्थित है। बालू साथियों ये भी हरियाणा में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या है? रोपड़ साथियों, क्या? रोपड़, ठीक है ना। क्या राइट आंसर है? रोपड़, यस एग्जैक्टली। ये बताइएगा वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? याद करिए, इस पर हमने शानदार सी ट्रिक आपको दी है पेड बैच में, विश्वास बैच में आपको विश्वसनीय ट्रिक दी गई है, जिससे आपको सबके है ना नदियों के नाम याद हो जाए कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा था। जैसे इसके लिए आप सामान्यतः क्या याद कर सकते हैं? हरा, ठीक है ना। तो ह से क्या हो जाएगा भैया? ह से हो जाएगा हड़प्पा, और हड़प्पा नाम का स्थल कहां पर था? रा से रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। हालांकि जो हमने ट्रिक बताई थी वो सारी एक साथ बताई थी। कितने लोगों को ट्रिक याद है एक बार कमेंट करके बताएंगे? कितने लोगों को ट्रिक याद है एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और साथियों याद रहे कि सिंधु सभ्यता इसे कहते ही इसलिए हैं क्योंकि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में ज्यादातर प्रारंभिक खोजे गए स्थल या साइट्स या बस्तियां मिली हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये बताइए भैया, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज। अब इसमें देखिए दो चीज का ध्यान दीजिएगा। एक आपने पढ़ा होगा कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ना। अब यहीं पर मामला गड़बड़ होता है। अगर हम कांसे की नर्तकी की मूर्ति की बात करते हैं तो साथियों कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति साथियों ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है हड़प्पा, ठीक है ना। अगर कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहता तो मोहनजोदड़ो से, है ना, लेकिन यहां क्या कह रहा है? पुरुष की मूर्ति जो कि नटराज का रूप है, तो ये साथियों हड़प्पा से मिली है, ठीक बात है। चलिए ये बताइए, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। अगर साथियों आपको सुरकोटदा याद हो तो यहीं से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। किसके भैया? घोड़े के साथियों अस्थि पंजर यहीं से मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर यहीं से मिले हैं। हालांकि इसके बावजूद घोड़ों की, है ना, घोड़े की उपलब्धता इस काल में साथियों, ठीक है, संदिग्ध है। और सुरकोटदा की बात करें तो गुजरात में। और आपको बता दें कि साथियों आजादी के बाद सर्वाधिक, आजादी के बाद मतलब आजादी के बाद साथियों, आजादी के बाद सर्वाधिक सैंधवकालीन स्थल कहां से खोजे गए? सर्वाधिक सैंधवकालीन स्थलों की खोज, सर्वाधिक सैंधवकालीन स्थल कहां से खोजे गए, है ना। सर्वाधिक सैंधवकालीन स्थल यहीं से खोजे गए। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसके अलावा आप जरा ध्यान दीजिएगा कि गुजरात में साथियों अगर हम बात करें तो कौन से फेमस स्थल, जैसे याद करिए कि धौलावीरा साथियों गुजरात में ही है, ठीक है भाई। रंगपुर भी गुजरात में ही है, रंगपुर भी गुजरात में ही है। लोथल भी साथियों गुजरात में ही स्थित था, लोथल भी गुजरात में ही स्थित था, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखें सुरकोटदा तो यहां पे था ही था, ठीक है। तो ये चार के चारों जो प्रसिद्ध स्थल है ये चारों गुजरात में थे। और भी कई सारे हैं ये साथियों, और भी कई सारे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आप क्या देखेंगे भैया? यहां पर आप देखेंगे कि भाई धौलावीरा ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये साथियों उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? उन्नत जल प्रबंधन, डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। रंगपुर साथियों किसके लिए जाना जाता है? धान के लिए, चावल के लिए। लोथल साथियों किसके लिए जाना जाता है? डॉकयार्ड के लिए, ठीक है, डॉकयार्ड के लिए। और साथियों सुरकोटदा किसके लिए जाना जाता है? हाथी के लिए जाना जाता है, ठीक बात है। बाकी राजस्थान में प्रसिद्ध रूप से क्या था? कालीबंगा। पंजाब में साथियों रोपड़। और बिहार तक तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ही नहीं था, ठीक बात है। चलिए ये बताइए जरा भाई, कह रहा 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। पहले तो पूरी बात यह समझिए कि हम बात कर रहे हैं एएसआई की। एएसआई का क्या फुल फॉर्म होता है? तो यहां पर साथियों देखेंगे मेंशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये क्या है भैया? एएसआई। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म ये हो गया। ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना साथियों, इसकी नींव पड़ी 1861 में। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपसे कहा जाए कि आधुनिक स्वरूप में स्थापना कब हुई, तो आधुनिक स्वरूप में स्थापना
आधुनिक स्वरूप में स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 1904 में, ठीक है ना। आधुनिक स्वरूप में स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। अब यहां यह भी ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कहा जा रहा है प्रथम महानिदेशक, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रथम महानिदेशक में आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि सामान्यतः आपसे कहा जाए पहला महानिदेशक, ठीक है ना, और अगर आपसे कहा जाए कि आधुनिक स्वरूप में स्थापना के बाद, आधुनिक स्वरूप में स्थापना के बाद, स्वरूप में स्थापना के बाद पहला महानिदेशक है ना, स्थापना के बाद पहला महानिदेशक, और इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि भैया पहला भारतीय महानिदेशक कौन हुआ, ठीक है, पहला भारतीय महानिदेशक, तो तीनों के अलग अलग आंसर होंगे। सामान्यतः आपसे कह रहा है तो साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया पहला महानिदेशक कौन हुआ, जैसे आप देखेंगे पूछ लिया आपसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक, तो ऑप्शन में आप देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम यदि है, यदि अलेक्जेंडर कनिंघम दिया है तो यह आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना, आपका आंसर यही होगा। लेकिन अगर ये आप देखेंगे तो ज्यादातर ये ऑप्शन में मिलता नहीं है, और ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। और अगर स्पष्ट रूप से पूछा है कि आधुनिक स्वरूप में बताइए तो भैया जॉन मार्शल ही होगा। और प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? तो ये भैया राय बहादुर दयाराम साहनी थे साथियों, राय बहादुर दयाराम साहनी। 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी इसके महानिदेशक बने थे, 1931 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम साथियों कौन है? तो ये भैया अलेक्जेंडर कनिंघम तो इसके जनक भी हैं, ठीक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए भाई ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक क्यों है भैया? इसलिए जनक है साथियों क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन कराया था, ठीक है। सिंधु घाटी का प्रथम उत्खनन किसने कराया था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन है, हड़प्पा का प्रथम उत्खनन है, वो इन्होंने ही कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन मतलब एक्सकावेशन, एक्सकावेशन सबसे पहले इन्होंने ही कराया था, ठीक बात है ना। अच्छा भाई अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ना रेम व्हीलर, और ये साथियों 1944 में बने थे। कब? 1944 में, ठीक बात है। बाकी आपको चीजें यहां पर जो बताई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी, तो आप जानते हैं कि ये भैया 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज के लिए जाने जाते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक बात है। चलिए नोट कर लिया, एकदम पढ़ते रहेंगे वीके का जीके अंदाज, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलें अगले प्रश्न की ओर। इन सब चीजों की स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या तुरंत ही नोट कर लिया करिए और अपनी नई वाली कॉपी में, अपने नए वाले नोट्स में लिखते चलिए। ये बताइए जरा, हाँ जी क्या कह रहा है भैया? बिल्कुल, तो कह रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? अभी अभी आपको बताया है कि 1922 की बात है। कब की बात है? 1922 की बात है साथियों, ये जब राखालदास बनर्जी ने की थी। ये राखालदास बनर्जी कौन है? तो ये पूरा नाम इनका याद रखिएगा, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, ठीक है। दूसरा नाम जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो है दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। किसकी भैया? हड़प्पा की खोज की थी। और इस तरह से अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो यही बताया जाता है सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है ना। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता साथियों यही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 1931 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला महानिदेशक बनाया गया, ठीक बात है। वर्ष 1921 में इन्होंने ही खोज की थी। चलिए ये बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता साथियों कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये साथियों कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। और कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हो गया? कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए साथियों क्योंकि इस काल के मानव ने क्या किया? तांबा, तांबा में क्या किया? तांबा मतलब क्या हो गया? तांबा मतलब कॉपर। तो इस काल के मानव ने साथियों कॉपर में क्या किया? टिन मिला दिया। क्या मिला दिया भैया? टिन मिला दिया। और इससे क्या बना दिया भैया?
इससे बना दिया साथियों कांसा। क्या बना दिया? कांसा बना दिया। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाता है कि मानव द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी थी, तो भैया मानव द्वारा इस्तेमाल की गई, मानव द्वारा इस्तेमाल पहली धातु, मानव द्वारा इस्तेमाल की गई, मानव द्वारा यूज की गई पहली धातु साथियों कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, हाँ, पहली धातु अगर आपसे पूछ रहा है तो तांबा थी साथियों। क्यों? और तांबा कब इस्तेमाल की गई थी? याद करिए, 5000 ईसा पूर्व में इसका इस्तेमाल पहली बार हुआ था। ठीक है ना, जबकि तांबे में टिन मिलाकर कांसा जब बनाया गया, ठीक है, ये साथियों किस काल की बात है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए ये पहली कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताइएगा, बाकी एक बात का ध्यान दीजिए कि भाई लौह युग, ताम्रयुगीन सभ्यता कब की है? ताम्रयुगीन सभ्यता बताया है, अभी अभी आपको यहां पर बताया है कि 5000 ईसा पूर्व में ताम्रयुगीन सभ्यता हुआ करती थी। ये वाली यहां पर देखिए, लौह युगीन सभ्यता आप देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी। 1000 ईसा पूर्व में क्या हुई? लोहे की खोज हुई थी। ठीक है ना, याद होगा आपको, कहां से? वो भी अतरंजी खेड़ा से। ठीक है ना, कहां से? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, चलिए ये बताइए। बहुत अच्छे, उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा की खोज 1000 बीसी में हुई थी। ये बताइए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग इसमें से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे भैया? तो विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे। ठीक है ना, विष्णु जी की पूजा इस काल के लोग नहीं करते थे। शिव, कबूतर, स्वास्तिक, इसके अलावा और किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वैसे शिव जी की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में ही तो की जाती थी। ठीक है ना, इसके अलावा ये लिंग पूजा भी करते थे साथियों। ठीक है ना, लिंग पूजा भी करते थे, वृक्षों की पूजा, मातृ देवी की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे ये। ठीक है ना, पीपल वृक्ष की पूजा भी करते थे। चलिए ये बताइएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने भैया? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, कितने? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अब ये जो 1028 सूक्त हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं, जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं साथियों, तो इसमें मंडल कितने हैं? मंडल, तो भैया इसको 10 मंडल में आज चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इसमें सूक्त कितने हैं? तो सूक्त साथियों आप देखेंगे 1028 हैं। ठीक है ना, श्लोक की बात करें या मंत्रों की बात करें, श्लोक, मंत्र या ऋचाएं जो हैं, ठीक है, तो श्लोक, मंत्र या ऋचाओं की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इनकी संख्या 10,462 बताई गई है। कुछ पुस्तकों में अलग भी मिल जाती है। ये जो 1028 सूक्त हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा 2-3 बातें। क्या? कि भैया इंद्र देवता के लिए, इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं? ठीक है, अग्निदेव के लिए कितने सूक्त हैं? और इसमें सोमदेव के लिए कितने सूक्त हैं? ये 3 काफी पूछे जाते हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा कि इंद्र के लिए साथियों 250, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और भैया सोमदेव के लिए 144 सूक्तों का संकलन किया गया है। ठीक बात है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा मंडल। ठीक है ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल। तो एकदम याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और चूंकि सबसे ज्यादा सूक्त किसके लिए है? इंद्र के लिए है साथियों। सबसे ज्यादा सूक्त चूंकि इंद्र के लिए है, इसीलिए इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। चलिए ये देखिएगा जरा, वृदारण्यक, मुंडकोप और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं? भाई ये सब क्या है? वृदारण्यक क्या है? मुंडकोपनिषद क्या है? तैत्तिरीय क्या है? ये सब क्या है? ये उपनिषद है। क्या है भैया? ये उपनिषद है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम उपनिषदों की बात करें, अगर हम उपनिषदों की बात करें तो भैया इसका अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है ना? और ये किस पर आधारित किताबें हैं? ये किस पर आधारित किताबें हैं? और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है जरा बताइएगा, है ना? और 52 का फारसी अनुवाद, इसमें से 52 का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था, है ना? फारसी जो अनुवाद है साथियों वो किसने किया था, यह भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताइएगा कि है ना, के मतलब जो उपनिषद है की शिक्षाएं, की शिक्षाओं के प्रचार के लिए किसकी स्थापना की गई थी? की शिक्षाओं का प्रचार हेतु स्थापना का प्रचार, ठीक है, किस संस्था ने किया था? चलिए जरा देख लिया जाए। तो भैया इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ये इसका मतलब होता है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना मेरे दोस्त। ठीक है ना? विषय क्या है साथियों? ये हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं।
ठीक है ना, हिंदू दर्शन पर आधारित, ठीक है, किससे संबंधित है, हिंदू दर्शन से। कुल कितनी संख्या है इसकी, 108 है साथियों। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किसने किया था, दारा शिकोह ने किया था, है ना। और इसकी शिक्षाओं का प्रचार के लिए याद करिए अगर, तो भैया तत्वरंजनी सभा की स्थापना की गई थी। तत्वरंजनी सभा की स्थापना की गई थी आधुनिक काल में जाकर 1839 में। किसके द्वारा मेरे दोस्त, किसके द्वारा, याद करिए जरा, किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वरंजनी सभा की स्थापना हुई थी उपनिषदों के ज्ञान के प्रचार के लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई कमल जी। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उसके पहले जान लीजिए कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितने पुराण है, 18 पुराण है। महाकाव्य में आप देखेंगे रामायण आता है और महाभारत आता है, क्या भैया, रामायण और महाभारत साथियों, ठीक है ना, रामायण और महाभारत इसके अंतर्गत आता है। और जातक कथाएं क्या है साथियों, ये बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कहानी है, बुद्ध के 500 पूर्व जन्म जो है उनकी कहानी है साथियों, ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न की ओर, आइए। बिल्कुल मजा आए तो सेशन को लाइक करते चलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, और नोट्स आपके बनते जाने चाहिए, ठीक है भाई। संजू बाबा चलिए, अरे वाह मेराज अख्तर जी, चलिए बताइए भाई। शिवा, अंशुल, दिव्या, आशु, आशीषा, बताओ भैया, हिंदू धर्म में इसमें से कौन ऐसा है जिसे पौधों का स्वामी माना गया है, पौधों का स्वामी माना गया है, कौन बताने वाला है, चलिए फटाफट बताएंगे भाई। तो आप देखेंगे साथियों उषा कौन है, उषा साथियों भोर की देवी है, भोर की देवी। आप देखिए ना, जो भोर होता है तो उसे क्या कहते हैं लोग, उषा काल हो गई, उषा काल हो गई। यम साथियों कौन है, मृत्यु के देवता हैं, किसके भैया, मृत्यु के देवता हैं साथियों, है ना, मृत्यु के देवता हैं, है ना। वरुण साथियों कौन है, वरुण है, वरुणी नहीं है, ये ऋतुओं के देवता है मुख्य रूप से, इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋतस्य गोपा कहा गया है। और राइट आंसर क्या है, ठीक है, राइट आंसर साथियों इनका है, ठीक है, सोमदेव, ठीक है, क्या है भैया, सोमदेव, है ना। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा ये ऋतुओं के देवता हैं, किसके भैया, ऋतुओं के देवता, ठीक है, ऋतुओं के देवता, ठीक है। तो भैया देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक बात है, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि भाई वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी, तो क्या बताएंगे, वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी, तो याद रहे कि भैया बताया जाता है कि प्रकृति पूजा होती थी। कौन सी, प्रकृति पूजा होती थी, क्योंकि इन सबका संबंध प्रकृति की किसी न किसी घटना से है, ठीक है। तो नेचर वर्शिप चला करती थी इस काल में, वैदिक काल में क्या होती थी, नेचर वर्शिप होती थी, मतलब प्रकृति के किसी न किसी घटना से संबंधित ये सब थे, ठीक है। जैसे ये भोर, मृत्यु, ऋतुएं, ठीक है, ये सब प्रकृति ही तो है। और सोमदेव भाई वनस्पतियों के देवता हैं। चलिए बताइए भाई, प्रीति, भोला, संजू, अवनी, उज्जवल, बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, इसमें से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है भाई, वैशेषिक साथियों, कौन सी, वैशेषिक। देखिए अगर हम हिंदू दर्शन की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं हिंदू दर्शन कितने भैया, 6, ठीक है। वैशेषिक के कौन है, कणाद, वैशेषिक के कौन है, कणाद। न्याय दर्शन के गौतम मुनि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, ठीक है। वेदांता के वेद व्यास और मीमांसा के जैमिनी, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इंपॉर्टेंट, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, याद कर लेना, इसको नोट कर लेना। ये बताइए फिलहाल, हाँ जी सभी के आंसर आने चाहिए। क्या कह रहा है, क्या बात, क्या बात। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय ग्रंथ कहा जाता है, मतलब कौन सा एक ऐसा वेद है जो रिचुअल से रिलेटेड है, किससे भैया, रिचुअल से रिलेटेड है। कौन सा वेद साथियों रिचुअल से रिलेटेड है, ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो साथियों रिचुअल, अब देखिए रिचुअल्स में जो कर्म कांड होते हैं, इन कर्म कांडों में सबसे प्रमुख कर्म कांड क्या है, यज्ञ, क्या भैया, यज्ञ, ठीक है। अब देखिए या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए स से सामवेद और स से संगीत, स से सामवेद और स से संगीत, मतलब सामवेद का संबंध संगीत से है, म्यूजिक से है ना। इंडियन ओरिजिन, इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो यही है। री से ऋग्वेद और री से ऋषि मुनि, और ऋषि मुनियों का काम क्या होता है, ईश्वर महिमा करना, तो इसमें ईश्वर महिमा की बातें हैं, ठीक है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना आपको देखने को मिल जाता है, द तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण आदि, ठीक है। चलिए ये बताइए, इसका मतलब ये नहीं पढ़ा लिखा ही छोड़कर अथर्ववेद पढ़ोगे कि लाओ गुरुजी तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण सीख लूं, एग्जाम हॉल में बैठूंगा, वशीभूत करके सबको, है ना, अपना ही पेपर कराऊंगा, सब अपना पेपर छोड़ के हमारा ही पेपर कर रहे होंगे। चलिए ये बताइए, यजुर्वेद भाई, या से यजुर्वेद, जैसा कि हमने कहा कि या से यजुर्वेद और या से यज्ञ,
यस यजुर्वेद और या से यज्ञ, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और गायत्री मंत्र कहां मिलता है भैया? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है कि नहीं? ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें मिल जाता है, ठीक है ना। जादू और टोना तो आपको बता ही दिया कि अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर भैया? अथर्ववेद में मिलता है। और राग मतलब संगीत, तो भैया संगीत आपको बताया हुआ है सामवेद में मिलता है। ठीक बात है। चलिए ये बताइए यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं भैया? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की साथियों कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, जिसमें से एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। क्या? एक को कहते हैं साथियों कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे को क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। और याद करिए कि आज ही आपको विश्वास बैच में ये पढ़ाया था, ठीक है। हाँ जी, आज ही पढ़ाया है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। ये बताइए जरा, बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था? बिल्कुल, संग्रहित्री का कार्य क्या था बताएंगे। और बिल्कुल सेशन को लाइक करते चलिएगा, आपकी अपनी पसंदीदा क्लास है तो इसकी भाई है ना गरिमा भी आपके ही हाथ है। राइट आंसर क्या है? संग्रहित्री, संग्रह करने वाला। किसका संग्रह? भाई पैसों का संग्रह का हिसाब किताब रखने वाला, ठीक है ना। हाँ, तो कोषाध्यक्ष या खाजाची या क्या कह सकते हैं भैया? प्रेजर। अरे भाई खाजाची, कैशियर भी कह सकते हैं इसको। क्या? कैशियर भी कह सकते हैं। ये बताइए, कह रहा है हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से क्या एक पुरुषार्थ नहीं है? है ना। पुरुषार्थ 4 होते हैं। कितने भैया? पुरुषार्थ क्या होते हैं भैया? 4 होते हैं। तो काम, सत्व, मोक्ष, अर्थ में कौन सा? देखिए सत्व नहीं होता है, क्या होता है? धर्म होता है। धर्म, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। या आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। चलिए, तो ये 4 आप पढ़ते हैं। और आश्रम व्यवस्था के बारे में आगे एक शानदार सा प्रश्न आएगा, फिर बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसके लिए याद करिए, हमने एक ट्रिक बताई थी। क्या भैया? कैसे याद करिए? हमने कहा था कि भैया ये ट्रिक याद कर लो सिंपल सा, कि वेब आऊं वेद। क्या याद करना था? वेब आऊं वेद। और इस सिंपल ट्रिक से आपको क्या याद होना था कि सबसे पहले वेदों का, है ना, वेदों की रचना हुई, उसके बाद साथियों ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद क्या आए भाई? ब्राह्मण ग्रंथ आए, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ आए, और उसके बाद साथियों, उसके बाद आरण्यक आए। क्या आए? आरण्यक आए। उसके बाद क्या आए? उसके बाद उपनिषद आए। क्या आए? उपनिषद आए। और उसके बाद क्या आए? लास्ट में वेदांग आए हैं, ठीक है ना। और इसमें भी बताया गया है कि वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है, आरण्यक की संख्या 7 है, उपनिषद की संख्या 108 है, ठीक है, और वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या एक ऐसा है, ठीक है। तो पिटक याद करिए, पिटक, त्रिपिटक याद है आपको साथियों? त्रिपिटक की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा त्रिपिटक अर्थात 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है। और 3 फोल्ड बास्केट किससे रिलेटेड है? तो 3 फोल्ड बास्केट साथियों किस धर्म से संबंधित है? तो ये भैया संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक बात है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? हिंदू धर्म में इसमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? ठीक है, बताएंगे किस देवता को साथियों सृजनकर्ता माना गया है। तो सृजनकर्ता की अगर हम बात करते हैं, सृजनकर्ता की बात करें साथियों, तो ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता माना गया है, ठीक है। विष्णु जी को संचालक माना गया है, विष्णु जी को संचालक माना गया है। और महेश मतलब शिव जी को संहारक माना गया है, ठीक है ना। हाँ, संहारक, ठीक है ना। हाँ, विनाशक कह सकते हैं कि इनकी तीसरी आंख खुली कि भाई, है ना, तीनों लोक ध्वस्त, ठीक है। तो बिल्कुल, बाकी तो गणेश जी महेश जी के ही पुत्र हैं, ठीक है। और गणेश जी की पूजा पहले होती है, किसी की भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की, ठीक है। चलिए बताइएगा, ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे पांचवें, इतना सामझाम जो लिखा है वो छोड़ो, सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐत्रेय उपनिषद का संबंध किससे है ना। ऐत्रेय उपनिषद का संबंध किससे है बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बताएंगे भैया। क्या भैया राइट आंसर है? ऐत्रेय साथियों, ऐत्रेय और कौशितकी दोनों ही किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय और कौशितकी दोनों ही किससे संबंधित है? दोनों साथियों ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो बिल्कुल याद करना होता है। जैसे अथर्ववेद का गोपथ काफी प्रसिद्ध है, अथर्ववेद का गोपथ जो है काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने भैया?
4 चरण, और इन्हीं चारों चरणों को क्या कहा जाता है? इन्हीं को तो साथियों आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं आप? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हैं कि कौन सी 4 व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना? कौन कौन सा भैया? तो एक को कहते हैं गृहस्थ, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले ब्रह्मचर्य से शुरू होता है, तो पहला क्या है? ब्रह्मचर्य है। दूसरा क्या है भैया? गृहस्थ है, ठीक है, गृहस्थ है। और इसके बाद क्या है भैया? वानप्रस्थ है, ठीक है, वानप्रस्थ है। और उसके बाद क्या है? सन्यास है। क्या है? सन्यास है। तो यही तो है 4, ठीक है। और इसमें आप देखते हैं कि भैया 0 से 25 ईयर तक ये हो जाता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसके बाद 26 से 50 ईयर तक ये हो जाता है गृहस्थ। फिर 51 से 75 ये हो जाता है क्या? वानप्रस्थ। फिर 76 से 100 ये क्या हो जाता है? सन्यास। अब आज के टाइम में कौन 100 साल तक जीता है? आज के टाइम में कौन 100 साल तक जीता है कि नहीं भाई प्रतिभा? चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। बाकी ये देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि भैया बचपना होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है ना? हाँ जी। और उसके बाद गृहस्थ जीवन आता है कि भैया शादी विवाह और संतानोत्पत्ति, है ना? हालांकि आजकल तो ब्रह्मचर्य में ही गृहस्थ जीवन आ जा रहा है कई लोगों का, 25 साल कहां होने पा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, और इधर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ भैया मतलब एक तरह से भाई पूजा पाठ वगैरह करना, ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक ज्ञान लेना। और सन्यास का मतलब बिल्कुल ही सन्यास ले लेना, ठीक है। चलिए ये देखिए जरा, कह रहा चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों, भाई यज्ञ, यज्ञ सूत्र आ गए ना, इसका मतलब कौन सा वेद ऐसा है जिसमें यज्ञ की बातें हैं? और बिल्कुल आपको सिंपल सी ट्रिक साथियों बताई है कि या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, तो आसानी से याद हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या मतलब है? याद करिए, उपनिषद का पूरा अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। क्या होता है साथियों? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है। तो भैया उप का मतलब होता है क्या? निकटता, ठीक है, समीप। तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है। चलिए ये बताइए, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बालखिल्य भजन भी शामिल है? बिल्कुल याद करिए कि ये 1028 है, और आपको याद होगा इसमें 1017 क्या है? मूल है, ठीक है ना? मूलतः थे, मतलब मूल रूप से थे। 11 क्या है? बाद में जोड़े गए हैं, और जो बाद में जुड़े हैं इनको क्या कहते हैं? इनको बालखिल्य कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बालखिल्य कहा जाता है। और ये 1028 क्या है? सूक्त है। ये 1028 क्या है दोस्तों? सूक्त है, ठीक है ना? आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा। और इस 1028 सूक्त में 1/4 तो ऐसे हैं जो इंद्रदेव के लिए, पुरंदर के लिए समर्पित है। इंद्रदेव को वर्षा का देवता और युद्ध का नेता माना गया है। इंद्रदेव को वर्षा का देवता और युद्ध का नेता साथियों माना गया है। चलिए भाई शिवानी बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया भाई। प्रीतम, शिव, पूजा, राधा, बताओ भाई, वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? देखिए इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा वेदांग, ठीक है ना? क्या भैया? वेदांग। तो अगर आपको याद हो तो जो वेदांग है, ठीक है ना, जो वेदांग है, ठीक है, जो वेदांग है साथियों, इनको याद करने की हमने सिंपल ट्रिक क्या बताई थी? हमने बताई थी भाई शिक्षा वाणिज्यिक। क्या बताई थी? शिक्षा वाणिज्यिक। और इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि भैया सिंपल है, ठीक है, सिंपल है कि सी से क्या? शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा। छ से क्या? छंद, ठीक है, छंद। वा से क्या? व्याकरण। क्या भैया? व्याकरण मतलब ग्रामर, ठीक है ना। और नी से क्या? निरुक्त, निरुक्त, ठीक है ना। ज से क्या? ज्योतिष, क्या? ज्योतिष। और लास्ट में क से क्या? कल्प। तो ध्यान देंगे कि भाई वेदांग क्या है? वेदों को अच्छे से समझा जा सके, वेदों को अच्छे से समझा जा सके, इसके लिए साथियों, वेदों को अच्छे से समझा जा सके इसके लिए ये वेदांग 6 हैं जो बताए गए हैं, जिनमें से निरुक्त काहे के लिए है? निरुक्त इसलिए है ताकि वेदों के जटिल शब्दों को समझा जा सके। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो भाई किसी चैप्टर के बाद आप वर्ड पावर पढ़ते थे, तो वैसे ही ये भी है, ठीक है ना, कि उन वर्ड पावर्स को पढ़ते ही वो चैप्टर आपके लिए इजी हो जाता था। चलिए, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श है सत्यमेव जयते। क्या है राष्ट्रीय आदर्श? सत्यमेव जयते, मतलब सदा ही सत्य की विजय होती है। तो साथियों ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद साथियों किससे संबंधित है? याद रहे, अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। और यह वही साथियों मुंडकोपनिषद है जिसमें यज्ञ को टूटी फूटी नौका जैसे बताया गया है। यज्ञ को टूटी फूटी नौका बताया गया है,
ठीक है, यज्ञ को टूटी फूटी नौका जैसा बताया गया है, ठीक है ना। हाँ जी भैया। अच्छा, बाकी तो आप जानते हैं। भगवत गीता के बारे में बता दूं कि भैया अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है। अवतारवाद का साथियों प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो अवतारवाद का साथियों पहला जो उल्लेख है वो इसी में देखने को मिलता है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख। मत्स्य पुराण की बात करें साथियों तो सबसे पुराना पुराण है, क्या है ये साथियों सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। और इसमें किसके बारे में भैया, इसमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है, सातवाहनों के बारे में जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। चलिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, बिल्कुल धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। जैसे है क्या कि जैसे आप देखेंगे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई, जैसे सामवेद है तो सामवेद का उपवेद क्या है, जैसे यजुर्वेद है तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है, जैसे भाई अथर्ववेद है अथर्ववेद का उपवेद क्या है। तो ये आपको समझने की जरूरत तो है, ठीक है, बहुत जरूरत है भैया। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। और इसमें आप देख रहे होंगे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद है साथियों आयुर्वेद, क्या है भैया, इसका उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का क्या है साथियों, गंधर्व वेद, क्या है, गंधर्व वेद, ठीक है, क्या है, गंधर्व वेद। यजुर्वेद का क्या है साथियों, धनुर्वेद, क्या है, धनुर्वेद, ठीक है ना। और अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, जैसे ऋग्वेद के आधार पर ये लिखा गया, सामवेद के आधार पर ये, यजुर्वेद के आधार पर ये, ऐसे है, ठीक है। और ये चारों आपको याद होने चाहिए, जिनमें से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी भैया, धनुर्वेद की, तो जाहिर सी बात है युद्ध कला से संबंधित होगा, ठीक है ना। शिल्प वेद जाहिर सी बात है निर्माण कला से संबंधित होगा। गंधर्व वेद प्रेम प्रसंग वगैरह से रिलेटेड होगा। आयुर्वेद जाहिर सी बात है कि भाई चिकित्सा से संबंधित होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया, ठीक है ना। ये बताइए निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। संगीत की बात कर रहे हैं, किसकी भैया, संगीत की बात कर रहे हैं। तो स से संगीत और स से संगीत और स से सामवेद। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि जो इंडिया में म्यूजिक की ओरिजिन है, इंडिया में जो म्यूजिक की ओरिजिन है, संगीत की जो उत्पत्ति है वो यहीं से मानी जाती है, ठीक है ना। सप्त स्वरों का प्रथम उल्लेख भी यहीं पर मिलता है, किसका, सप्त स्वरों का, है ना, सप्त स्वर सारे गामा पा, ठीक है ना। सप्त स्वरों का प्रथम उल्लेख भी साथियों यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो वो भी याद करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए जरा, भारत के वैदिक काल की अवधि बतानी है, मतलब जो वैदिक पीरियड है, जो वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड आपको बताना है। तो देखिए टाइम पीरियड तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, 1500 से 500, हालांकि ज्यादातर जगहों पर 1500 से 600 बीसी मिलता है, 1500 से 600 बीसी मिलता है। और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक को कहते हैं क्या, ऋग्वैदिक पीरियड, क्या कहते हैं भैया, ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं साथियों। और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को उत्तर वैदिक पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जिसमें से साथियों ये हो जाता है आपका 1500 से 1000 बीसी, और ये क्या हो जाता है 1000 से 600 बीसी, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ 500 है तो यहाँ 500 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इसमें बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ी चीज कि आप देखिए जैसे कई सारी चीजें हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर मुख्य रूप से क्या चलता था, यहां पशुपालन चलता था, यहां मुख्य रूप से पशुपालन चलता था, यहां मुख्य रूप से क्या चलता था, यहां मुख्य रूप से कृषि चलने लगी, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यहां के लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है ना। मूर्ति पूजा, है ना, आइडल वर्शिप जिसको बोलते हैं, तो मूर्ति पूजा इस काल में नहीं थी, और इस काल में मूर्ति पूजा शुरू हो गई, मूर्ति पूजा होने लगी धीरे धीरे, ठीक है ना। इस काल में क्या था भैया, इस काल में आप कहिए कई सारी चीजें हैं। जैसे इस काल में अगर आप देखेंगे तो एक होता था निष्क, निष्क क्या था, निष्क जो है गले का हार था। निष्क इस काल में क्या हुआ करता था, गले का हार अर्थात, है ना, नेकलेस हुआ करता था। इस काल में निष्क क्या हो गया, इस काल में निष्क ने एक स्वर्ण मुद्रा का रूप ले लिया, मतलब सोने की मुद्रा, ठीक है ना, गोल्डन क्वाइन, ठीक है ना, गोल्ड की बनी हुई क्वाइन का रूप इसमें ले लिया, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने चाहिए, ठीक है ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी और भी चीजें हैं कि जैसे इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, और इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, ठीक है ना। इस काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी खराब थी, अच्छी थी, इस काल में स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई, ठीक है ना। इस काल में पूषण पशुओं के देवता थे, और इस काल में पूषण शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में इंद्र प्रमुख देवता थे, इस काल में प्रजापति मुख्य देवता हो गए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। ये बताइए, वसुधैव कुटुंबकम
वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया भैया? बिल्कुल बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, चलिए सभी के आंसर आने चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, बिल्कुल बताएंगे भैया। जी हाँ, सभी के आंसर आने चाहिए। जी हाँ, तो ये देखिएगा साथियों, और इसका राइट आंसर क्या है आप बताइएगा भाई। बिल्कुल इसका राइट आंसर है महाउपनिषद। क्या है भैया? महाउपनिषद। तो जो उपनिषद है साथियों 108 है, उनमें से एक है महाउपनिषद जो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये बताइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा युग में हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझ रहे हैं ना कि पूरी धरती ही हमारा क्या है? घर है। ठीक है ना, हाँ जी, ये बताइए क्या कह रहा है भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक, तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल हिस्टोरिका नहीं है। हेरोडोटस की किताब का नाम केवल हिस्टोरिका ही है ना, हिस्टोरिका ही है केवल इनकी किताब का नाम। और हिस्ट्री शब्द इन्होंने ही तो दिया था, हिस्ट्री वर्ड दिया इन्होंने। क्या किया भैया? हिस्ट्री वर्ड दिया इन्होंने। ठीक है, क्या किया इन्होंने हिस्ट्री वर्ड दिया है। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा। और इसी वजह से इनको हिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, धौलावीरा की वह अद्वितीय विशेषता कौन सी है जो अन्य किसी भी हड़प्पाई स्थल से नहीं मिलती है? धौलावीरा की वह अद्वितीय व्यवस्था जो किसी भी अन्य हड़प्पाई स्थल से नहीं मिलती है। भैया धौलावीरा कहां पर मिलेगा? धौलावीरा साथियों गुजरात में स्थित था। कहां पर? गुजरात में स्थित था। और ये किसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए, है ना, इंप्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम, या कह सकते हैं कि डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काफी फेमस ये रहा। ठीक है भाई, चलिए। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, महाजनपद साथियों, महाजनपद काल की अगर हम बात करते हैं, महाजनपद काल की बात करें तो भैया देखो, जब वैदिक सभ्यता खत्म हुई तो महाजनपद काल आया। ठीक है, वैदिक सभ्यता के खत्म होने के बाद महाजनपद काल आता है, जिसके बारे में जानकारी का स्रोत कहां से है ना, कहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो साथियों कई सारे हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से है क्या भैया? यहां पर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र नाम की एक किताब है जो कि जैन ग्रंथ है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक है भैया अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। तो यहां से एक तो जानकारी प्राप्त होती है, एक तो यहां से भी जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आप देखेंगे कि कुल कितने महाजनपद थे? कुल भैया 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों में आप देखेंगे कि भैया साउथ इंडिया में केवल एक महाजनपद था। ठीक है, केवल एक महाजनपद था जिसका नाम अस्सक या अस्मक बताया जाता है। ठीक है ना। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 3 महाजनपद थे, जिनमें से एक था अंग। ठीक है ना, जिसमें से एक था अंग, एक था मगध और एक था वज्जी। ठीक है ना, हाँ जी, तो केवल यही 3 थे यहां पर। ठीक है, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 था। ठीक है ना, तो ये समझ के चलना है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया? तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली कौन था? महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली मगध था। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 एक बार और देख लिया जाए, ये देख लेते हैं। धौलावीरा की वह अद्वितीय विशेषता कौन सी है जो अन्य किसी भी हड़प्पाई स्थल से नहीं मिलती है? ये नहीं बोला है कि नहीं है, ये बोला है कि धौलावीरा में इसमें से कौन सी एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसी भी अन्य हड़प्पाई स्थल में नहीं मिली। ठीक है ना, हाँ, किसी भी अन्य जगह पर, मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो कहीं भी किसी भी अन्य हड़प्पाई स्थल में नहीं मिली है। बाकी चीजें तो अन्य जगहों पर भी मिल जाती हैं, लेकिन उन्नत जल निकासी प्रणाली जो है ये कहीं और नहीं मिली है जितनी अच्छी धौलावीरा की है। ठीक है, तो सही है, ये बताइए। हाँ जी, क्या कह रहा भैया? बिल्कुल बिल्कुल भाई अंकित। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो महाजनपद काल में अगर हम अवध की बात करें तो इसे साथियों कौशल कहा जाता था, कौशल। ठीक है, कौशल आज के हिसाब से आप देखेंगे तो जो अयोध्या और उसके आसपास का एरिया है वही साथियों कौशल था। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, अगर साथियों हम इसकी राजधानी की बात करें तो रामायण काल में, है ना, एक तो रामायण कालीन राजधानी पूछता है कि रामायण काल में राजधानी क्या थी, और दूसरा बुद्ध काल में पूछता है कि भाई बुद्ध काल में राजधानी क्या थी। ठीक है ना, तो रामायण काल में इसकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। क्या हुआ करती थी? अयोध्या इसकी राजधानी हुआ करती थी। और बुद्ध काल में इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती हुआ करती थी। क्या भैया? श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक बात है ना। बाकी चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। सबसे पुराना उपनिषद पूछ रहा है, सबसे पुराना उपनिषद आपको बताना है। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है इनमें से? तो बताने का प्रयास करेंगे। और राइट आंसर क्या होने वाला भैया? तो राइट आंसर साथियों होने वाला है
छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे पुराना है। ये क्या है साथियों? सबसे पुराना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल, और एक बड़ा शानदार सा प्रश्न आ रहा है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास क्या कह रहा है? प्रारंभिक भारतीय इतिहास में जो दार्शनिक हैं, मतलब दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है? और यह आपको बिल्कुल याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि भैया है ना, कई सारे लोगों को ये कहते हुए या पंडित जी को कहते हुए सुना होगा कि प्रत्येक जो पदार्थ, प्रत्येक जो वस्तु है वो आकाश, वायु, ठीक है, अग्नि, ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी और किससे भैया? और जो है ना, आकाश हो गया, वायु हो गई, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, जल, ठीक है ना, जल। ये 5 चीजों से मिलकर बनी है, ये 5 चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो वस्तु है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, इन 5 चीजों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया है? इन्हीं को पंच तत्व कहा गया है। इन्हीं को क्या कह दिया गया है? पंच तत्व कह दिया गया है, ठीक है ना, पंच तत्व कह दिया गया है। चलिए ये बताइएगा, कठोपनिषद, कठोपनिषद की बात हो रही भाई। देखिए मुंडकोपनिषद एक काफी प्रसिद्ध है और एक कठोपनिषद काफी प्रसिद्ध है। कह रहा है कठोपनिषद में जो यम नचिकेता संवाद है, यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है ये काफी फेमस है। आपको स्टोरीज नहीं बतानी है कि यम नचिकेता संवाद क्या था, लेकिन ये जरूर बताना है कि हाँ भैया कि ये किससे संबंधित था। और यम को क्या माना गया है? यम को साथियों मृत्यु का देवता माना गया है। यम को क्या माना गया है? मृत्यु का देवता माना गया है, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से ये आपकी 40 दमदार क्वेश्चन, 40 दमदार क्वेश्चन साथियों पीवाईक्यूज के यहां पर खत्म होते हैं। और याद रहे कि इस क्लास की पीडीएफ साथियों आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। ध्यान रहे, पहचान सीरीज की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इसकी पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एकदम बारी बारी से ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है? पहले आपको भाई प्ले स्टोर पर जाकर एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, तो डाउनलोड करिए और फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। रजिस्टर कर लेंगे, फिर ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब इस ऐप में आप देखेंगे यहां पर एक क्लास नोट्स का, है ना, फ्री क्लास नोट्स का ऑप्शन होता है, इसमें एकदम निशुल्क है। फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यहां पर पीडीएफ देने से बड़ा फायदा यह है कि आपको सीक्वेंस से पीडीएफ नई पुरानी सब मिलती चली जाएगी, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो 3 बजे मैथ की, 4 बजे जीएस की और 5 बजे रीजनिंग की क्लास नियमित रूप से आपको इस सेशन पर, मतलब इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और नियमित रूप से नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। और ये जरा देखिए कि कल आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। कल 4 बजे जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। मतलब पूरा मगध साम्राज्य आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगा मौर्य वंश, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार रहिएगा और अगर हो सके तो इन चैप्टर्स का रिवीजन करके आइएगा, इन चैप्टर्स का रिवीजन करके आइएगा। इस पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कल वाले सेशन में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, ठीक है ना, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बता दूं कि भैया जो आपको हमने आज कराया है, ठीक है, इसमें कुछ चीज अभी विश्वास, जैसे जो लोग कह रहे हैं सर विश्वास बैच में भी ये वाला पढ़ा दीजिए, तो भैया विश्वास बैच में ये वाला चैप्टर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो पढ़ाएंगे तो अभी जब पढ़ाकर खत्म कर लेने दो, तब ना बताएं तब कहना, ठीक है भैया। तो जरूर पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। विश्वास बैच आपके विश्वास को और आपके अपनों की उम्मीदों को जरूर पूरा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।